हम्म। जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ और चमकदार सी तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल जैसे चौड़ी सड़कें, शीशे वाली गगनचुंबी इमारतें और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम शुरुआत करेंगे एक थोड़े अजीब और असहज करने वाले दृश्य से, जैसे हम मुंबई का विरोधाभास कह सकते हैं। जरा इस तस्वीर को दिमाग में लाइए। हम्म। एक तरफ एक बहुत बड़ा शहर है, जहां आसमान को छूती हुई विलासितापूर्ण इमारतें हैं और वहां रहने वाले लोग दुनिया की हर सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ ठीक उनके साये में सड़क के बस उस पार ही झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां लोग हर दिन भूख, बीमारी और बस किसी तरह सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक ही पिन कोड के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग सदियां एक साथ चल रही हों। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि ये तस्वीर केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। मतलब अगर हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या एशिया के कई हिस्सों को देखें, तो ये दुनिया भर के विकासशील देशों की सच्चाई है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में आम स्थिति को दोहरी अर्थव्यवस्था या डुअलिज्म कहा जाता है, जहां एक हिस्सा पूरी तरह से आधुनिक है, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है, और दूसरा हिस्सा बहुत ही पारंपरिक खेती पर निर्भर और गरीबी में फंसा हुआ है। तो आज हम जिन स्रोतों, शोधपत्रों और आर्थिक मॉडल्स का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम्म। हमारा सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि आखिर कोई देश इस दोहरी अर्थव्यवस्था के जाल से बाहर कैसे निकलता है। मतलब इतनी भयानक असमानता से निकलकर कोई समाज एक आधुनिक और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में कैसे बदलता है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिन्होंने सबसे पहले इस पूरी जर्नी का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा तैयार किया था। सर विलियम आर्थर लेविस। बिल्कुल सही। लेविस ने 1954 में एक बहुत ही प्रभावशाली लेख लिखा था, आर्थिक विकास और श्रम की असीमित आपूर्ति, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। और शायद इसी काम के लिए उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना? हाँ, अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। इस अकेले पेपर ने ना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नाम के एक पूरे नए विषय की ही नींव रख दी थी। क्या बात है। तो लेविस के इस मॉडल को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें उन दो अलग-अलग दुनियाओं को समझना होगा जिनकी उन्होंने बात की है। तो लेविस का जो ये डुअल सेक्टर मॉडल है, वो इन दो क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता पर टिका है। पहला है निर्वाह क्षेत्र या सबसिस्टेंस सेक्टर, जिसे हम पारंपरिक कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। ओके, खेतीबाड़ी वाला हिस्सा। हाँ, और लेविस इसे अकुशल श्रम का एक अनंत भंडार मानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये क्षेत्र गैर पुनरुत्पादन योग्य पूंजी का उपयोग करता है। अब ये गैर पुनरुत्पादन योग्य है, इसका मतलब? आसान शब्दों में कहूँ तो जमीन सीमित है ना? आप रातों रात नए खेत तो पैदा नहीं कर सकते। हाँ, जमीन तो उतनी ही रहेगी। लेकिन उस जमीन पर काम करने वाली आबादी तो लगातार बढ़ रही है। नतीजा ये होता है कि खेतों में इतने अधिक लोग काम कर रहे हैं कि अगर आप वहां एक एक्स्ट्रा मजदूर लगाते हैं तो उसकी सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्ट शून्य होता है। शून्य मतलब उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। इसे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाता हूँ। हम्म। मान लीजिए कॉलेज का एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। हम्म। उस प्रोजेक्ट को बढ़िया से पूरा करने के लिए असल में सिर्फ 5 छात्रों की जरूरत है, लेकिन ग्रुप में 10 लोग आ गए हैं। अब अगर आप उन अतिरिक्त 5 लोगों को हटा भी दें तो भी प्रोजेक्ट के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एकदम सही एनालॉजी है। वो 5 लोग असल में कोई रचनात्मक योगदान दे नहीं रहे थे, बस चाय पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। लिविस के मॉडल में खेती का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अर्थशास्त्र में इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर 8 लोगों के परिवार में से 4 लोग शहर चले जाएं, तो भी बाकी 4 लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके उतना ही अनाज उगा लेंगे। तो जो 4 लोग शहर गए उनका खेती में योगदान 0 था। हाँ, वो अनुत्पादक श्रम था। अब इसके ठीक विपरीत है दूसरा क्षेत्र, जिसे लुइस पूंजीवादी क्षेत्र या कैपिटलिस्ट सेक्टर कहते हैं। यानी आधुनिक कारखाने, खदाने या बड़े कमर्शियल बागान। और ये वो हिस्सा है जो पुनरुत्पादक योग्य पूंजी का उपयोग करता है। मतलब आप एक फैक्ट्री के मुनाफे से दूसरी फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई मशीनें खरीद सकते हैं। तो ये विकास का असली इंजन है। और इस इंजन को लगातार किस चीज की जरूरत है? मजदूरों की। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमेशा नए लोगों की डिमांड रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही
प्रैक्टिकल सवाल आता है मेरे दिमाग में। क्या? कोई भी इंसान अपना गांव, अपनी पुश्तैनी जमीन और परिवार छोड़कर किसी अनजान शहर की फैक्ट्री में धक्के खाने क्यों आएगा? मतलब कोई ना कोई चिंगारी तो चाहिए ना इस पलायन के लिए। वो चिंगारी है मजदूरी का अंतर। लेविस कहते हैं कि मजदूरों को गांव से शहर खींचने का सबसे बड़ा कारण यही वेज गैप है। पूंजीवादी क्षेत्र यानी कारखाने गांव के निर्वाह स्तर से लगभग 30% ज्यादा मजदूरी देते हैं। 30% ज्यादा? हाँ, और ये 30% का प्रीमियम बस ऐसे ही नहीं दिया जाता। ये इसलिए जरूरी है ताकि मजदूर गांव छोड़ने का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है या शहर में रहने का जो बढ़ावा खर्च है, उसकी भरपाई कर सकें। बात तो तर्कसंगत है। लोग 30% ज्यादा सैलरी के लिए शहर जा रहे हैं, लेकिन एक मिनट, केवल लोगों के इधर से उधर जाने से पूरी अर्थव्यवस्था कैसे बदल जाती है? वो कैसे? मतलब कारखाने के मालिक को तो अब 30% ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है ना, तो वो मुनाफा कैसे कमाएगा? मुझे लेविस के सिद्धांत का ये हिस्सा थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। यहीं पर लेविस के ऑर्डर का सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा क्रूर गणित सामने आता है। इसे हम मुनाफे का लूप या प्रॉफिट लूप कह सकते हैं। अच्छा। लेविस कहते हैं कि जब तक गांव में बेरोजगारों की वो असीमित भीड़ मौजूद है, तब तक शहरों में कारखानों की मजदूरी बिल्कुल स्थिर रहती है। स्थिर मतलब वो बढ़ती नहीं है? नहीं, क्योंकि कारखाने का मालिक जानता है कि अगर मौजूदा मजदूर 30% से ज्यादा पैसे मांगेगा तो वो उसे निकाल सकता है। क्योंकि गांव से 10 और लोग उसी पुरानी मजदूरी पर काम करने के लिए गेट पर खड़े हैं। बिल्कुल। जब तक सप्लाई अनलिमिटेड है, मजदूर की बार्गेनिंग पावर जीरो है। मजदूरी एकदम फ्लैट रहती है। रुकिए, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब शहर का मजदूर वेतन बढ़ाने की सौदेबाजी कर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट्री में तो नई मशीनें आ रही हैं, मजदूर की उत्पादकता तो बहुत ज्यादा है। तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू या प्रोडक्टिविटी पैदा कर रहा है, वो कहाँ जा रही है? वो सारा का सारा अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस सीधे कारखाने के मालिक की जेब में जाता है। बाप रे। क्योंकि मजदूरी कम है और स्थिर है, लेकिन उत्पादकता लगातार बढ़ रही है, इसलिए कैपिटलिस्ट को भारी मुनाफा होता है। मजदूर की कमाई वहीं रुकी है और मालिक का मुनाफा आसमान छू रहा है। पर आम इंसान की फितरत क्या है? अगर कोई पूंजीपति इतना अंधाधुंध मुनाफा कमा रहा है, तो वो महंगी गाड़ियां खरीदेगा, बड़े महल बनाएगा, विलासिता में पैसा उड़ाएगा। क्या लिविस का मॉडल ये मानकर चलता है कि ये उद्योगपति कोई संत हैं जो अपना सारा पैसा वापस विकास में लगा देंगे? यही लेविस के मॉडल की सबसे बड़ी और केंद्रीय मान्यता है। लेविस की थ्योरेटिकल दुनिया में पूंजीपति विलासिता में पैसा बर्बाद नहीं करते। अच्छा। वे विकास के प्रति जुनूनी होते हैं। वे इस भारी मुनाफे का इस्तेमाल नई मशीनें खरीदने और नए कारखाने खुलने में करते हैं। ओके। और जब नया कारखाना खुलता है तो क्या होता है? और मजदूरों की जरूरत पड़ती है। वे गांव से और मजदूरों को उसी 30% वाले स्थिर वेतन पर बुलाते हैं। फिर से वही साइकिल? हाँ, नया मजदूर आता है, उत्पादकता बढ़ती है, भारी मुनाफा होता है और उस मुनाफे से फिर एक नया कारखाना खुल जाता है। ये तो एक पुण्य चक्र या वर्चुअस साइकिल बन गया जो खुद को ही रिपीट कर रहा है। बिल्कुल। और हर चक्र के साथ अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता जाता है। सुनने में तो ये किसी बड़ी मशीन के चक्के की तरह लग रहा है जो लगातार घूम रहा है और गांव से लोगों को निकालकर शहरों में खपा रहा है। लेकिन कागज पर तो ये बढ़िया है। असलियत में कोई भी कुआं कितना भी गहरा क्यों ना हो, कभी ना कभी तो उसका पानी सूखेगा ही ना। ये अनलिमिटेड लेबर हमेशा के लिए तो नहीं चल सकती। और ठीक इसी पॉइंट पर इस पूरी आर्थिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक समय ऐसा आता है जब गांव में मौजूद वो मुफ्त श्रम, वो छिपी हुई बेरोजगारी वाली आबादी आखिरकार खत्म हो जाती है। सारे एक्स्ट्रा लोग अब शहरों में जा चुके हैं। हाँ, आसमान पर था, वो नई नई ब्रांच खोल रहे थे, लेकिन एक दिन उस सस्ते सप्लायर का स्टॉक खत्म हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब रेस्टोरेंट को अपना काम चालू रखने के लिए बाजार में बाकी लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा और माल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जब गांव में अतिरिक्त श्रम खत्म हो जाता है तो इकोनॉमी का पूरा सीन ही पलट जाता है। कैसे? अब अगर कारखाने के मालिक को एक और मजदूर चाहिए तो उसे खेत से एक ऐसे इंसान को हटाना पड़ेगा जो वास्तव में वहां फसल उगाने में मदद कर रहा था। मतलब अब उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर वो गांव छोड़ेगा तो खेती का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनाज की पैदावार गिर जाएगी। और अगर अनाज की पैदावार गिरेगी तो शहरों में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। यही इसका सबसे बड़ा असर है। इससे बचने के लिए अब खेतों को भी अपने बचे हुए मजदूरों को रोकने के लिए कारखानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ओह, तो अब गांव में भी मजदूरी बढ़ने लगेगी? हाँ, कृषि क्षेत्र में मजदूरी बढ़ती है और जब गांव में मजदूरी बढ़ेगी
तो शहरों में कारखानों को भी अपने मजदूरों को रोकने के लिए उनका वेतन बढ़ाना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को ही लेविस टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना? बिल्कुल। ये वो ऐतिहासिक पल है जहां स्थिर मजदूरी का वो नियम हमेशा के लिए टूट जाता है। तो अब कोई आनंद भंडार नहीं बचा। नहीं, इस बिंदु के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से व्यावसायिकृत हो जाती है, कमर्शलाइज्ड हो जाती है। मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाती है और मुनाफे का हिस्सा मजदूरों के वेतन में भी जाने लगता है। यानी अब देश उस दोहरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ के चरण में आ गया है। हाँ, जहां विकास का फायदा समाज के निचले तबके तक भी पहुंचता है। एक कहानी की तरह देखा जाए ना, तो इसमें एक बढ़िया शुरुआत है, बीच में संघर्ष है और अंत में टर्निंग पॉइंट के रूप में एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन मुझे कुछ बहुत खटक रहा है यहाँ। ये पूरी कहानी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लग रही। परफेक्ट मतलब एक यूटोपिया जैसी। हाँ, असल दुनिया इतनी साफ सुथरी और सिंपल तो होती नहीं। क्या इस थ्योरी में कोई गंभीर खामियां हैं जिन्हें लेविस ने मिस कर दिया? बहुत सी खामियां हैं। अगर हम इस मॉडल को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करें ना, तो कई परेशानियां सामने आती हैं। सबसे पहली आलोचना है रिसाव या लीकेजेस की समस्या। वही जो मैंने पूछा था कि क्या पूंजीपति संत होते हैं? बिल्कुल। लेविस ने मान लिया कि पूंजीपति अपना 100% मुनाफा वापस रीइन्वेस्ट करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब किसी का मुनाफा तेजी से बढ़ता है तो उसका पर्सनल खर्च भी बढ़ता है। हाँ, वो लग्जरी कार्स खरीदेंगे, विदेशों में छुट्टियां मनाएंगे। और अगर वो पैसा वापस फैक्ट्री में नहीं गया तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, नए कारखाने नहीं खुलेंगे और गांव से आने वाले मजदूरों को शहर में नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो पूरा का पूरा पुण्य चक्र वहीं ठप हो जाएगा। एकदम। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा है जनसंख्या विस्फोट। लेविस ने बढ़ती जनसंख्या के इम्पैक्ट को बहुत कम आंका था। अच्छा, कैसे? वे मान रहे थे कि कारखाने इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि वो सारे एक्स्ट्रा लेबर को सोख लेंगे। लेकिन जरा गणित लगाइए। अगर फैक्ट्री साल में 100 नई नौकरियां दे रही है, लेकिन गांव में जनसंख्या बढ़ने से 500 नए लोग पैदा हो रहे हैं, तो क्या होगा? अरे, तब तो वो अतिरिक्त श्रम का कुआं कभी सूखेगा ही नहीं, बल्कि वो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। देश उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक उसी असीमित श्रम के जाल में फंसा रहेगा। मजदूरी कभी बढ़ेगी नहीं और वो जो लेविस टर्निंग पॉइंट था वो बस एक सपना बनकर रह जाएगा। इसे माल्थूसियन दुस्वप्न कहते हैं ना अर्थशास्त्र में। हाँ, माल्थूसियन नाइटमेयर। यहाँ एक और बात है जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। लेविस कह रहे हैं कि किसान जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ हल चलाया है, वो रातों रात शहर आएगा और किसी फैक्ट्री में जाकर कॉम्प्लेक्स मशीन चलाने लगेगा। ये तो बेतुका है यार। आज के समय में बिना स्किल ट्रेनिंग के आप किसी को फैक्ट्री के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। क्या लेविस ने इंसानों को बस मशीन के पुर्जे समझ लिया था? ये इस मॉडल की सबसे तीखी आलोचना है। इसे कुशल श्रम की बाधा या स्किल्ड लेबर बॉटलनेक कहा जाता है। लेविस मानकर चलते हैं कि खेतों से इंडस्ट्री में जाना बिल्कुल स्मूथ है, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। आधुनिक कारखानों को सिर्फ कच्चे मजदूर नहीं बल्कि स्किल्ड लेबर चाहिए। एक किसान को मशीन ऑपरेटर बनाने के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और शहर में रहने के लिए घर, इन सब पर भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये बदलाव ना तो रातों रात होता है और न ही ये मुफ्त है, तो इसका खर्च कौन उठाएगा? इस पहलू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अगर मजदूर ट्रेंड नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे और कारखाने बंद होने लगेंगे। तो क्या बाद में किसी ने इस मॉडल को सुधारा? हाँ, अर्थशास्त्री जॉन फे और गुस्ताव रैनिस ने लेविस के मॉडल का एक बहुत जरूरी एक्सटेंशन किया। उन्होंने कहा कि हम खेती को सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड की तरह नहीं देख सकते, जहां से बस मजदूरों को निकालना है। बिल्कुल। उन्होंने संतुलित विकास या बैलेंस्ड ग्रोथ पर जोर दिया। मतलब खेती और इंडस्ट्री दोनों का विकास होना चाहिए। हाँ, अगर आप खेती में ट्रैक्टर या अच्छे बीजों का निवेश नहीं करेंगे तो मजदूर शहर चले जाएंगे, अनाज कम हो जाएगा और खाने की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और फिर शहर के मजदूर को जिंदा रहने के लिए अपनी मजदूरी बढ़वानी पड़ेगी। और मजदूरी बढ़ते ही पूंजीपति का मुनाफा खत्म और विकास का चक्र टूट जाएगा। इसके अलावा भी हमारे समाज में कई तरह की जटिलताएं होती हैं। जैसे J.H. बोके ने सामाजिक दोहरेपन का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि जब वेस्टर्न कैपिटलिज्म किसी पारंपरिक पूर्वी समाज से टकराता है तो दोनों की सोच इतनी अलग होती है कि वे एक साथ चल ही नहीं सकते। कल्चरल क्लैश। और एक तकनीकी दोहरापन भी होता है। आज की फैक्ट्रियों में बहुत एडवांस्ड मशीनें होती हैं। एक बड़ी मशीन 10 इंसानों का काम अकेले कर लेती है। तो वहां रोजगार पैदा ही नहीं होते ज्यादा। बिल्कुल। तो शहर आने वाले सबको नौकरी नहीं मिलती और उन्हें मजबूरन
खेती में वापस जाना पड़ता है, या फिर वो उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों का हिस्सा बन जाते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो इस सबका आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? इतनी सारी खामियों के बाद क्या लेविस का मॉडल पूरी तरह फेल माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। भले ही इसमें कमियां हों, लेकिन हम इसकी ऐतिहासिक अहमियत को नकार नहीं सकते। इसने विकासशील देशों को एक नई दिशा दी। ताइवान या दक्षिण कोरिया जैसे देशों को? हाँ, एशियन टाइगर्स ने शुरुआत में इसी तर्ज पर काम किया। भारत, ब्राजील जैसे देशों को एक ब्लूप्रिंट मिला कि उनकी डेवलपमेंट जर्नी कैसी हो सकती है। मतलब लेविस ने कम से कम मंजिल तो दिखाई, भले रास्ते में गड्ढे हों। और इसका सबसे बड़ा मानवीय निष्कर्ष ये है कि असली विकास सिर्फ जीडीपी बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये लोगों को एक अनुत्पादक जीवन से निकालकर, जहां उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है, एक उत्पादक जीवन की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जहां उनका काम समाज को आगे बढ़ाए। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। अगर हम उस मुंबई के विरोधाभास पर वापस लौटे तो वो गगनचुंबी इमारतें और झुग्गियां सिर्फ असमानता का प्रतीक नहीं है। तो क्या है? अगर लेविस के चश्मे से देखें तो वो किसी भी विकासशील देश की उस दर्दनाक और लंबी यात्रा का एक लाइव हिस्सा है। एक ऐसी इकोनॉमी जो अभी अपने उस जादुई टर्निंग पॉइंट तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है। ये बहुत ही दार्शनिक और सटीक ऑब्जर्वेशन है। वो असल में एक संक्रमण काल की तस्वीर है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद लेविस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कौन सा सवाल? आज हम एक नए युग में हैं जहां रोबोटिक्स और एआई तेजी से इंसानों की जगह ले रहे हैं। जो काम 100 मजदूर करते थे वो आज एक रोबोटिक आर्म बिना थके कर रही है। ऑटोमेशन। तो क्या भविष्य में शहरों के इन पूंजीवादी क्षेत्रों को सच में उस असीमित मानवीय श्रम की कभी जरूरत पड़ेगी, या लेविस का ये माइग्रेशन मॉडल ऑटोमेशन के सामने पूरी तरह बिखर जाएगा? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। सोचने वाली बात है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन नए नजरियों पर विचार करते रहिए और चीजों के पीछे के क्यों और कैसे पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।